एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ नार्कोस मैक्सिको सीज़न 2 की, जो 2019 में नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई थी। अगर आप इस कंटेंट को ब्राउज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, पर उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आज मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी फ्री में समझाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप इस पूरी स्टोरी को समझ पाए, और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और उस बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि ऐसी ही मैं स्टोरी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस लाता रहता हूँ। बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर एक डॉक्टर एक बच्चे को ट्रीट कर रहा था, और उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद वो अपने घर की तरफ बढ़ता है। अब घर की तरफ वो बढ़ने जाने ही वाला था, मतलब कार की तरफ वो पहुंचने ही वाला था, कि तब तक उसके ऊपर हमला होता है। और ये हमला डीए के एजेंट्स करवाते हैं। एक्चुअली किकी कैनेरा की डेथ के बाद डीए के जितने भी एजेंट्स थे उन सभी ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई थी, जो एक्चुअली अमेरिका ने एडवाइस किया था। और इस टास्क फोर्स को लीड कर रहा था वॉल्ट नाम का एक शख्स, जिसका सिर्फ एक ही मिशन था, और वो था मैकवेल फिलिक्स को पकड़ना। एक्चुअली मैकवेल फिलिक्स जो था वो तब मैक्सिको का एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड बन चुका था, और इतना बड़ा ड्रग लॉर्ड बन चुका था कि अब वो धीरे धीरे कोकेन का भी धंधा शुरू कर दिया था। अब जैसा कि हम सभी ने पिछले सीजन में देखा था कि किकी कैनेरा की डेथ के बाद जो अमेरिकन थे उन्होंने डीए के साथ मिलकर एक एजेंसी की क्रिएशन की थी, और इस एजेंसी को लीड करने वाला था वॉल्ट नाम का एक एजेंट। अब इसके जो बाकी के एजेंट्स थे, जो एक्चुअली वॉल्ट के साथी थे, इन सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि किकी कैनेरा की डेथ के लिए जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल है उन सभी को पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन सभी को नहीं पकड़ा गया तो वो सब कभी ये दर्द नहीं समझ पाएंगे जो शायद से किकी कैनेरा ने अपनी लाइफ में भोगा था अपने लास्ट के दिनों में। अगर आप सभी को याद होगा तो किकी कैनेरा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हुआ था, और इसी टॉर्चर की वजह से उसकी डेथ हुई थी। इसके बाद काफ़ी सारे लोग भड़क गए थे, और उसमें डीए एजेंसी भी शामिल थी। अब यहाँ पर वो जो डीए के एजेंट्स यानी वॉल्ट वगैरह है उस डॉक्टर को पकड़ते हैं, जहाँ पर उस डॉक्टर से पूछताछ करने पे ये पता चलता है कि और भी ज़्यादा एजेंट्स एक्टिव है जिन्होंने कैनेरा के ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार किए थे, और उसी के साथ साथ ये सारे एजेंट्स अभी फ्रीली घूम रहे हैं। एक्चुअली ये जितने भी एजेंट्स अभी फ़िलहाल फ्रीली घूम रहे थे ये सारे डीपीएस के ऑफिसर थे, और अगर आप सभी को याद होगा तो डीपीएस अमेरिका ने काफ़ी टाइम पहले ही बंद कर दी थी, जिसके बाद काफ़ी डीपीएस ऑफिसर्स या तो मैकविल फिलिक्स के साथ जुड़ गए थे, या फिर उन्होंने खुद की एक अलग पुलिस स्टेशंस बना रखी थी, मतलब वो अलग पुलिस रैंकिंग में चले गए थे, जिसकी वजह से उनके पास पैसा और कमाई वो दोनों आया करती थी। अब उस डॉक्टर से उन्हें एक चीज़ तो पता चल गई थी कि बाकी के जितने भी लोग इस मर्डर केस में इन्वॉल्व थे उन सभी को जेल में डाला गया है, लेकिन कुछ लोग जो थे वो शायद से इस पूरे गेम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, और उन्हीं के थ्रू वो फिलिक्स तक पहुंच सकते थे। और उसमें से सबसे पहला नाम था कमांडर। अब कमांडर जो था वो एक्चुअली एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था, जो पहले एक डीपीएस का एक्स ऑफिसर था, जो बाद में एक पुलिस ऑफिसर बन गया था, और मैक्सिको में ही रहा करता था, जहाँ पर उसकी लोकेशन डीए को पता चल गई थी, और उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी उसे पकड़ने की। एक्चुअली उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि डीए के जो एजेंट्स थे जिस रास्ते से कमांडर गुजरने वाला था उसी रास्ते पे जैम क्रिएट करके उसे बीच रास्ते से ही किडनैप करके उसके साथ वही टॉर्चर करना जो उसने कीकी के साथ किया था, और उसी टॉर्चर से उस बाकी के लोगों के बारे में पता करना, जहाँ पर किस बिल्डिंग में कीकी को रखा गया था ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी आदमी से पता करना। अब यहाँ पर हमें मैकवेल फिलिक्स के बारे में बताया जाता है, जो अब 40 साल का हो चुका है, और उसने पूरी तरह से अपना धंधा मैरिजुना से शिफ्ट कर कोकेन की तरफ बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर कोकेन में धंधा करने के लिए उसके पास इतना ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट नहीं था, क्योंकि उसके जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो या तो काफ़ी कम कमाई करते थे, और उसी के साथ मतलब काफ़ी कम कमाई किया करते थे, और उसी के साथ फिलिक्स की भी अभी इतनी हालत नहीं थी कि वो और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो सके। लेकिन फिर भी वो इन सभी बिजनेस को करना चाहता था, क्योंकि वो मैक्सिको का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। इसी वजह से वो पाचो हरेरा के साथ मीटिंग करता है, जहाँ पर पाचो का फिलिक्स से ये कहना था कि अगर तुम मतलब तुम अभी नुकसान के कगार पे आ चुके हो, और अगर तुम्हें जीतना है तो उसके लिए तुम्हें वापस से इन सारे ड्रग्स की बिक्री शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि एजेंट किकी कैनेरा की डेथ के बाद सभी लोग तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं, और उसी वजह से अगर तुम बच सके तो बच जाना, क्योंकि ये ड्रग्स बेचना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो हम तुम्हें भी शूट कर देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे काफ़ी सारे एजेंट्स के कॉल्स आते रहते हैं जो हमारे लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि तुम एक काफ़ी इम्प्रेसिव आदमी हो। इसी वजह से जितना जल्दी हो सके इस पूरी हालत को सुधार लो। अब यहाँ पर फिलिक्स की जो टीम थी, आधी से ज़्यादा टीम तो गायब ही थी, जिसमें
पाब्लो एसोटिक्स का भी नाम था। अगर आप सभी को याद होगा तो पाब्लो एक्चुअली एक मेन और एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था उसके इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसा इन्वेस्ट करता था वो ज़्यादातर पाब्लो के थ्रू आता था। और इसी वजह से पाब्लो के गायब होने की वजह से फिलिक्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। इसी वजह से उसने अमेंडो को पाब्लो के पीछे भेज दिया था, जहाँ पर उसे पाब्लो को ढूंढना था। अब यहाँ पर फिलिक्स को ये बात भी पता चल गई थी कि अगर उसे अपना धंधा आगे बढ़ाना है तो उसे और भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होगी, और इसके लिए उसने डॉन जोएन नाम के एक शख्स का पीछा करना शुरू किया। एक्चुअली डॉन जोएन जो था वो तब साउथ मैक्सिको का एक सबसे बड़ा लीडर था। मतलब साउथ मैक्सिको में अगर किसी का राज चलता था तो वो पूरी तरह से डॉन जेओन का राज चलता था। और डॉन जेओन को अगर पटाना है तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे इंतज़ाम करने पड़ेंगे, क्योंकि खुद डॉन जोएन भी एक ड्रग की बिक्री किया करता था जिसका नाम था ओपियम। अब ओपियम की बिक्री की एक सादी बिक्री थी और इस ड्रग से ज़्यादातर नशा नहीं हुआ करता था। जैसे मैरिजुना के टाइम पे ज़्यादातर नशा नहीं होता था, उसी तरह ओपिनियम से भी ज़्यादा नशा ना पहुंचने की वजह से अमेरिकन्स उससे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और डॉन जोएन जो था वो ज़्यादातर अमेरिकन्स के साथ ही दोस्ती रखना चाहता था। अब ये बात जब फिलिक्स को पता चलती है तो फिर वो डॉन जोएन से मीटिंग करता है, जहाँ पर इस मीटिंग के रिजल्ट्स पॉजिटिव निकलते हैं। एक्चुअली इस मीटिंग के रिजल्ट्स कुछ ऐसे निकलते हैं कि डॉन जोएन ने अब फिलिक्स के साथ काम करने में मंजूरी दे दी थी, और वो अपने आदमियों से पूछने के लिए उससे कुछ टाइम को मतलब कुछ समय समय मांगते हैं, ताकि वो अपने आदमियों से पूछ सके कि वो अपना धंधा ओपिनियम से डायरेक्ट कोकेन की तरफ लेकर आए। अब यहाँ पर फिलिक्स काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि डॉन जोएन अगर पट गए, मतलब डॉन जोएन अगर इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हो गए तो पूरा का पूरा साउथ मैक्सिको उसका हो जाएगा, जिसकी वजह से जो चेन उसने काफ़ी टाइम पहले क्रिएट करी थी वो चेन के ऊपर एक और ज़्यादा भार आ गई थी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अमीर हो सकता था। अब यहाँ पर अमांडो जो था, जो एक्चुअली फिलिक्स का पायलट था और पाब्लो के लिए काम किया करता था, वो पाब्लो की लोकेशन ढूंढते ढूंढते अमेरिका की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर पाब्लो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा करता था। एक्चुअली पाब्लो के अपने कुछ पर्सनल मसले थे जो वो सॉल्व करना चाहता था, और उसका पर्सनल मसला था फेमिन नाम के एक शख्स के साथ। जो एक्चुअली एक पुराना ड्रग डीलर था अमेरिका का। अब उसके साथ उसका काफ़ी टाइम से आनी बनी चल रही थी, इसी वजह से उसने फिलिक्स के ग्रुप को छोड़कर इस पूरे पर्सनल मैटर में अपनी इन्वॉल्वमेंट दे दी थी, और वो अमेंडो की हेल्प लेता है। एक्चुअली अमेंडो जब उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँचता है, तब पाब्लो अमेंडो की हेल्प लेकर फेमिन को मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो फेमिन को मारने में सक्सेसफुल होता है। लेकिन पाब्लो जो था वो बाद में इमोशनल हो जाता है, क्योंकि फेमिन ही ऐसा वो पहला शख्स था जिसने पाब्लो को इस धंधे में डाला था, और पाब्लो की उसने जान बचाई थी। क्योंकि तब पाब्लो जब 20 साल का था तब उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फेमिन ने ही उसकी जान बचाई थी, जहाँ पर वो फेमिन को श्रद्धांजलि भी देता है और उसी के साथ वो उसके लिए रोता भी है। अब यहाँ पर फेमिन की मौत होने के बाद पाब्लो अमेंडो के साथ ये डिसाइड करता है कि अब वो उसके साथ मिलकर वापस मैक्सिको सिटी में आएगा, क्योंकि मैक्सिको सिटी में ही उसका एक्चुअल काम है और यही वो करना चाहता है। अब कोकेन में इतना ज़्यादा दम ना बढ़ने की वजह से, मतलब कोकेन जो फिलिक्स का जो कोकेन था उसमें इतना ज़्यादा दम ना होने की वजह से, जो उसके बाकी के इन्वेस्टर्स थे, जैसे बेंजामिन नाम का जो इन्वेस्टर था, वो अब एक नए ड्रग्स की तलाश में था। जहाँ पर इस नए ड्रग की तलाश के लिए वो सबसे पहले अफ्रीका पे निकलता है, जहाँ पर कुछ अफ्रीकन लोग उसे एक नया ड्रग सजेस्ट करते हैं जो ज़्यादातर फूकने वाला ड्रग्स था। अब यहाँ पर इस ड्रग की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, क्योंकि ये जो ड्रग था ये ज़्यादा नशा प्रोवाइड कर सकता था, और इसका यूजेस ज़्यादा, मतलब इसका एक्सेसिव यूजेस हमें मौत तक दे सकती थी। इसी वजह से इस ड्रग को कैंसिल करना उतना ही ज़रूरी था। पर बेंजामिन की सबसे बड़ी दुश्मनी थी फेलिक्स के दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ, जो एक्चुअली टांजानिया नाम की एक जगह में काम किया करते थे। एक्चुअली टांजानिया के जो इन्वेस्टर्स थे, मतलब मैक्सिको की एक जगह है टांजानिया के जो इन्वेस्टर्स थे, जिनमें सबसे पहले नाम आता था माचो नाम के एक शख्स का, जो एक्चुअली उनका एक इन्वेस्टर था, उनकी बेंजामिन से बिल्कुल नहीं जमती थी। इसी वजह से बेंजामिन और इन दोनों के बीच में हमेशा आनी बानी का खेल रहता था। अब यहाँ पे माचो का जो आदमी था उसने ये डिसाइड किया था कि वो एक दो घर खरीदेगा। मतलब पहला घर वो मैक्सिको में खरीदेगा और दूसरा घर वो अमेरिका में खरीदेगा, मतलब अमेरिका के बॉर्डर के पार खरीदेगा, और उन दोनों के अंदर एक टनल बनाएगा, मतलब एक टनल बनाएगा, और उस टनल का यूज़ करके वो ज़्यादातर ड्रग्स की सप्लाई करेगा। अब यहाँ पर डीए के जो एजेंट्स थे उन्होंने कमाडोर को भी पकड़ना स्टार्ट किया था, जहाँ पर उन्होंने कमाडोर को प्लान के हिसाब से पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने कमाडोर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, और उसी के साथ उसे जहरीली गोली भी शूट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कमाडोर ने अपने आप ज़बान खोल दी थी
और जो बंदे का घर इस पूरे कांड के लिए यूज़ किया गया था, मतलब किकी कैनेरा के मर्डर केस के लिए जिस बंदे का घर यूज़ किया गया था, उस शख्स का नाम जाऊ था। अब जाऊ जो था वो एक्चुअली नेफ्यू था होने वाले मेक्सिको के प्रेसिडेंट का, जो एक्चुअली फेलिक्स का दोस्त था। फेलिक्स का दोस्त मतलब वो फेलिक्स का काफ़ी टाइम से दोस्त था और काफ़ी टाइम से सपोर्टर था, इसी वजह से वो फेलिक्स की हमेशा मदद करता था। और उसका जो नेफ्यू था, उसी के घर पे किकी कैनेरा के केस को अंजाम दिया गया था। अब यहाँ पर उनका सबसे बड़ा सस्पेक्ट था कि जाओ को पकड़कर उसे जेल में डाल दिया जाए। इसी वजह से वो जाओ के घर के बाहर घेराबंदी करना स्टार्ट करते हैं, और तब जाओ इस बात से इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो ये डिसाइड करता है कि अब वो अपना जो घर, जो एक्चुअली उसने आइलैंड्स के पार खरीदा था अपना घर, उस घर को छोड़कर वो हमेशा के लिए निकल जाएगा और हमेशा के लिए इस पूरे घर को छोड़कर इस आइलैंड से निकल कर वो कहीं दूर बस जाएगा। अब यहाँ पर वो बसने के लिए, मतलब दूर जाने के लिए, वो अपने प्लेन के अंदर चढ़ता है, लेकिन वो जो प्लेन था वो उसे वापस अमेरिका की तरफ लेकर आते हैं, जहाँ पर अमेरिका के जो FBI ऑफिसर्स थे वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और उनके थ्रू उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एक्चुअली जो नेफ्यू है, मतलब जो पॉलिटिशियन है, जिस पॉलिटिशियन की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिको का अगला प्रेसिडेंट बनने वाला था, उस पॉलिटिशियन का ही वो नेफ्यू था। और उसकी टेस्टिमोनी भी कोर्ट में पेश की जाती है, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा होती है, क्योंकि उसने किकी कैनेरा डेथ केस के वक्त उनका साथ दिया था, मतलब फेलिक्स का साथ दिया था। इसी वजह से उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। जिसके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जो मैक्सिको का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाला था, उसे भी प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया था। और ये बात जब वो फेलिक्स को बताता है, तब फेलिक्स ये डिसाइड करता है कि वो और भी ज़्यादा पार्टीज़ को ढूंढेगा, जिसकी वजह से वो अपना पॉलिटिकल करियर बचाएगा। मतलब वो पॉलिटिकल करियर हर एक का बचाएगा, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल सपोर्ट उसे मिलने वाला था, मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट के थ्रू जो उसे पैसा मिलने वाला था, वो उसे यूटिलाइज कर पाएगा। इसी वजह से वो सबसे पहले डॉन जोएन के यहाँ पे मीटिंग करने जाता है, और इस मीटिंग के लिए वो अमेंडो को अपने साथ लेकर जाता है। एक्चुअली फेलिक्स का ये प्लान था कि अमेंडो के साथ मिलकर वो इस मीटिंग को अंजाम देगा, जिसके बाद साउथ मैक्सिको में उसका राज आ जाएगा। और साउथ मैक्सिको में जब उसका राज आ जाएगा, तब वो पूरी तरह से कोलंबियंस को दबा देगा, मतलब जो कोलंबियंस के कैली कार्टेल्स के जो मेंबर्स थे, उन सभी को वो दबा देगा। जिसके बाद उसके पास पूरी ताकत आ जाएगी, और उस ताकत का यूज़ कर कर वो पूरी तरह से इसे यूटिलाइज करेगा, और उसे यह सब पूरी तरह से वो कोलंबियंस के ऊपर दबाव डालेगा। इसी वजह से वो डॉन जोएन के साथ मीटिंग करने जाता है। लेकिन इस मीटिंग होने से पहले ही पाचो हरेरा जो था, वो डॉन फेलिक्स को ये कहता है कि एक्चुअली डॉन जोएन जो है वो अब उसके साथ मिल चुका है, और डॉन जोएन ने भी उसके साथ कोकेन की बिक्री करना शुरू कर दी है। इसी वजह से अब वो तुम्हारे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैं क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं 70 किलो का जो कोकेन है, यानी 70 टन्स का जो कोकेन है, वो पूरी तरह से तुम्हारे पोर्ट के थ्रू अमेरिका के अंदर भेजूँ, और इस कोकेन को बेचने के लिए मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। इसी वजह से जितना जल्दी हो सके एरोप्लेन्स और प्लेन्स वगैरह रेडी करो और पैसा रेडी करो, क्योंकि अगर ये ड्रग्स मैक्सिको और उसी के साथ अमेरिका तक नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इसी वजह से जल्दी इस पूरे ड्रग्स को यहाँ पे पहुँचा दो। अब यहाँ पर फेलिक्स का जो ग्रुप था, उसके अंदर भी थोड़ी सी अनबन होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जो एक्चुअली फेलिक्स के लिए पहले एक पुलिस ऑफिसर काम किया करता था, जिसने फेलिक्स को अरेस्ट किया था, पर बाद में उसने ऑफर देकर उसे छोड़ दिया था। उस पुलिस ऑफिसर ने डीए का साथ देने का डिसाइड किया था, और डीए का साथ देते वक्त उसने ये कहा था कि अब दोनों गुटों के बीच एक लड़ाई होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि तुम डीए के ऑफिसर्स को वो टनल मिल चुका है जो अमेरिका और कोलंबिया के उस घर से कनेक्ट होता है जो ज़्यादातर ड्रग्स की डिलीवरी करता है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्रिएट कर दो, जिसकी वजह से ये जो दोनों ग्रुप्स है ये पूरी तरह से अलग थलग हो जाए और फेलिक्स को पकड़ने का काम उतना ही आसान हो जाए। और तब डीए के एजेंट्स यानी वॉल्ट वगैरह ने इस पूरे मिशन को ध्यान में रखा था, और इसी वजह से उन्होंने पूरी तरह से जो बाकी के जो माचो वगैरह के जो दुश्मन थे, जैसे बेंजामिन वगैरह, उन सभी को भड़काना शुरू कर दिया था माचो वगैरह के खिलाफ, जहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि ये जो लोग हैं, मतलब जो तुम जिसके साथ काम कर रहे हो, वो लोग तुम्हारा धंधा खा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टनल बना के रखा है और इसी टनल का यूज़ करके ये ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। इसी वजह से बेंजामिन के लोगों के अंदर अब इतना गुस्सा भर चुका था कि उन्होंने उस पूरे टनल को ब्लैकआउट कर दिया था, मतलब पूरे टनल के अंदर बॉम्ब्स गिरा दिए थे और उस पूरे टनल को उड़ा के रख दिया था। जिसके बाद जो माचो का जो ग्रुप था और उसी के साथ बेंजामिन का ग्रुप था, इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई थी, और इस लड़ाई की जो चाहूल थी वो पूरी तरह से फिलिक्स को पड़ चुकी थी। जिसके बाद फिलिक्स ने इन दोनों की लड़ाई रोकने का सोचा। अब इन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए उन्हें सबसे पहले माचो को ख़त्म करना था, क्योंकि माचो की डेथ का जो वारंट था वो पूरी तरह से मतलब माचो की डेथ का जो वारंट था वो अब
इसने ले रखा था, मतलब जो बेंजामिन था उसने ले रखा था, और उसने बॉस से कहा था, मतलब फेलिक्स से ये कहा था कि मैं मैचों को ज़रूर ख़त्म करके रहूँगा। और उसने मैचों को ख़त्म करने के बाद जो बाकी के जो एजेंट्स थे, जैसे मैचों के जो ग्रुप के लोग थे, उन सभी को फेलिक्स ने ये कहा था कि तुम थोड़े दिनों के लिए छुप जाओ, क्योंकि तुम सभी भी मर जाओगे। और इसी वजह से फेलिक्स जो था वो इतना ज़्यादा नाराज़ होता है कि अब वो उसके खिलाफ रिवॉल्ट मारने की सोचता है। एक्चुअली ये जो रिवॉल्ट था वो इसी वजह से मारना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई की जान गई थी, मतलब उसके एक सबसे होनहार और वफादार साथी की जान गई थी, और इसी वजह से वो उससे बदला लेने के लिए पाब्लो को अपने साथ करता है। एक्चुअली पाब्लो जो था वो अपने इस ड्रग के धंधे से इतना परेशान हो चुका था कि वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी इस पूरे काम को बंद करेगा और डीए को जितनी भी फेलिक्स की इन्फॉर्मेशन है वो सब देगा। अब यहाँ पर वो डीए के ऑफिसर वॉल्ट से कांटेक्ट करता है मेसी नाम के एक लड़की के थ्रू, जो एक्चुअली उसकी गर्लफ्रेंड थी, और उसी लड़की के थ्रू वो पाब्लो से मिलता है। मतलब वॉल्ट जो था वो उसी लड़की के थ्रू पाब्लो से मिलता है, जहाँ पर पाब्लो का ये कहना था कि मैं तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन कल सुबह दूंगा, तो फिर कल सुबह तुम मेरे घर पे रिकॉर्डर लेकर आ जाना, मैं तुम्हें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अगले दिन वो इन्फॉर्मर, मतलब पूरी तरह से जो वॉल्ट था वो पूरी तरह से रेडी था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन लेसी जो थी वो एक्चुअली, मतलब पाब्लो की जो गर्लफ्रेंड जो थी वो उसे लेने ही नहीं आई, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लग गया। जहाँ पर इस पूरे कन्वर्सेशन, यानी जो कन्वर्सेशन एक्चुअली माचो का जो एजेंट था उन दोनों के बीच, पाब्लो और माचो के एजेंट के बीच जो कन्वर्सेशन हुई थी, वो कन्वर्सेशन कैसे ना कैसे करके फेलिक्स के हाथों पड़ गई थी। इसी वजह से उसने माचो के उस सबसे मेन एजेंट को मारने का प्लान बनाया था, और उसे मारने के लिए उसने एल एजुल का साथ मांगा था, और उसी के साथ उसने पाब्लो को भी ख़त्म करने की बात करी थी, जहाँ पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसने एफबीआई को प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन पाब्लो ने उसके पहले ही पूरी तरह से गेम बजा दी थी फिलिक्स की, जहाँ पर उसने फिलिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स के बारे में प्रेस में जानकारी दे दी थी, जिसकी वजह से फिलिक्स के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भर चुका था कि अब वो पाब्लो को ख़त्म करने की बात कर रहा था। इसी वजह से उसने उसकी इन्फॉर्मेशन एफबीआई को दे दी थी, जहाँ पर एफबीआई ने मिलकर उसके ऊपर एनकाउंटर करने का डिसाइड किया। अब यहाँ पर पाब्लो जो था वो एक छोटे से अपने गाँव में छुपा हुआ था, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाद में जाके सेटल होने वाला था। और उसकी इन्फॉर्मेशन जब वॉल्ट को पता चलती है तो वॉल्ट इस गांव में घुसता है, जिसके बाद वो पाब्लो से बात करने वाला था, लेकिन तब तक वहाँ पे एफबीआई के एजेंट्स आते हैं, जो वहाँ पे एनकाउंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस एनकाउंटर के वक्त वॉल्ट जो था वो इन सारे एनकाउंटर्स करने वाले एफबीआई एजेंट्स को रोकता है, जिसके बाद वो पाब्लो से अकेले में मुलाकात करता है, जहाँ पर पाब्लो का ये कहना था, मतलब जहाँ पर वॉल्ट का ये कहना था कि वो उसे ज़रूर बचाएगा, क्योंकि उसके पास उसके पूरे प्रोटेक्शन के कार्ड्स हैं, मतलब प्रोटेक्शन के पेपर्स है, जिसकी वजह से वो तुम सभी को बचाएगा। लेकिन एफबीआई के जो एजेंट्स थे वो प्रोटेक्शन मांग ही नहीं रहे थे, मतलब वो प्रोटेक्शन का वो फॉर्म देख ही नहीं रहे थे, और जैसे ही उन्हें पाब्लो दिखा वैसे ही उसे शूट करने का ऑर्डर उसे मिल गया था, मतलब उसे शूट कर दिया गया था, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब पाब्लो की डेथ के बाद उनका सबसे बड़ा जो इन्फॉर्मर था, जो पाब्लो फिलिक्स के बारे में जानकारी देने वाला था, वो पूरी तरह से मिट चुका था, जिसके बाद मतलब फिलिक्स के बारे में जो जानकारी देने वाला था पाब्लो, उसकी डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद फिलिक्स काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन उसके ऊपर एक और बहुत बड़ा मिशन था, और वो था 70 टन्स का कोकेन सप्लाई करना। अब इस सप्लाइंग कोकेन के लिए उसे ज़रूरत थी पॉलिटिकल पावर की, जहाँ पर इस पॉलिटिकल पावर के लिए वो सबसे पहले ये डिसाइड करता है, मतलब दो पार्टीज़ के बीच एक पॉलिटिकल वॉर चल रहा था प्रेसिडेंटशिप का, जिसमें पहली पार्टी थी पीआरआई, और दूसरी पार्टी थी एक्चुअली उसकी अपोजिशन पार्टी थी, जो काफ़ी टाइम से मैक्सिको में इलेक्शन जीत चुकी थी, और उनके जो इलेक्शन जीतने के चांसेस थे, मतलब पीआरआई के, वो काफ़ी कम दिख रहे थे, क्योंकि इस इलेक्शन को जीतने के लिए उन्हें काफ़ी वोट्स की ज़रूरत थी। और ये जो वोट्स की हेरा फेरी है, ये सब एक वोटिंग ऑफिस में करी जाती है, जो ज़्यादातर वोट्स वगैरह के गिनती वगैरह करते हैं। मतलब उन दिनों जो बैलेट पेपर्स होते थे उनकी गिनती करने के लिए एक ऑफिस हुआ करता था, और उस ऑफिस के एक बंदे को फिलिक्स ने ब्राइब करके रखा था, जिसकी वजह से वो इन सारे वोट्स को चेंज कर दे। अब इन वोट्स को चेंज करते वक्त, मतलब जो वोटिंग का दिन था, उस दिन जब इस वोट को चेंज किया जा रहा था, तब इस वोट को चेंज करते थे एक बंदे की नज़र उस कंप्यूटर होल्डर की तरफ पड़ती है, जो एक्चुअली इस पूरे वोटिंग सिस्टम को चेंज कर रहा था। इसकी वजह से वहाँ पर एक पूरा तमाशा क्रिएट होता है, और तब इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद वोटिंग जो थी वो पूरी तरह से गिन के होने वाली थी, मतलब जो गिन के वाली वोटिंग है वही होने वाली थी विदाउट एनी कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को भी हैक किया जा सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन मैक्सिकन गवर्नमेंट को मिल चुकी थी। अब यहाँ पर इस गिनती के वक्त
फेलिक्स ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी जो पार्टी यानी पीआरआई जो है वो पूरी तरह से हारे। इसी वजह से उसने अपने पूरे आदमियों को यानी बेंजामिन और उसके साथ जो अपने आदमी है उन सभी को फ़ोन कर कर अपनी मदद करने के लिए बुलाया, जहाँ पर उन्होंने इस पूरे वोटिंग सिस्टम को चेंज किया। एक्चुअली बेंजामिन वगैरह जो लोग थे वो सब अभी फेलिक्स से नाराज़ थे, लेकिन फिर भी वो इस काम को करने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि अगर ये इलेक्शन हार गए यानी पीआरआई ये पार्टी इलेक्शन हार गई तो जिसके बाद जो नई पार्टी आएगी, मतलब जो एक्चुअली पार्टी आएगी वो फेलिक्स के खिलाफ थी, और वो फेलिक्स और उसके साथ उसके जुड़े जितने भी एजेंट्स हैं उन सभी को वो जेल करवा देगी। इसी वजह से, इस डर की वजह से उन्होंने इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था, और उसी के साथ पूरा जो वोटिंग था वो पूरी तरह से पीआरआई के हाथों में दे दिया था। अब यहाँ पर जो लोग थे वो पूरी तरह से आक्रामक हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने पीआरआई को वोट भी नहीं किया था और पीआरआई पार्टी जीती कैसे। जिसके बाद इस पूरे सबूतों को, यानी जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान देने का प्रयास किया तब इन पूरे सबूतों को और पूरे वोटिंग कार्ड्स को जला के राख कर दिया गया, जिसकी वजह से जो पीआरआई पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो अब नए प्रेसिडेंट बन चुके थे, और तब फेलिक्स को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें आ चुकी थी। जिसके बाद उसने 70 टन का कोकेन यहाँ से मैक्सिको इंपोर्ट करने के लिए कह दिया था। अब यहाँ पर इंपोर्ट होने से पहले इसकी जो पूरी इंपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी तरह से वॉल्ट के हाथों में लग जाती है, जिसके बाद वॉल्ट और डीए ये डिसाइड करते हैं कि अब वो वहाँ पर हमला करेगी। एक्चुअली डीए के ऊपर जो अमेरिकन गवर्नमेंट का सपोर्ट था वो पूरी तरह से तरीके से हट चुका था, क्योंकि इस सपोर्ट को हटाने के लिए जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये कहा था कि इस सपोर्ट के हटने के बाद तुम्हारे जितने भी हथियारों का सप्लाई है वो सब डूब जाएगा, और इसी वजह से तुम इस पूरे ड्रग्स को नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब ये मिशन यहीं पर ही रोक देना चाहिए। लेकिन फिर भी वॉल्ट ने इस मिशन को जारी रखा था, जहाँ पर उसने अपने जितने भी आदमियों से ये कहा था कि वो सब उनके ऊपर नज़र रखेंगे, मतलब जितने भी एयरपोर्ट्स है उन सभी के ऊपर नज़र रखेंगे, और जिस प्लेन से ये सारे ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं उस प्लेन के ऊपर बीच में ही हमला करना स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद वो इन सारे ड्रग्स को जला देंगे। अब इस प्लानिंग के हिसाब से ही सारे एक्टिविटीज़ हो रहे थे, लेकिन तब तक वहाँ पर एफबीआई का एजेंट आ जाता है जो फेलिक्स के लिए काम कर रहा था, और उसने इस पूरे मिशन को रोक दिया था, और उसी के साथ उसके जो जितने भी एजेंट्स थे यानी वॉल्ट के जितने भी लोग थे उन सभी को ख़त्म कर दिया था। लेकिन वॉल्ट को उसने बख्श दिया था, जहाँ पर वॉल्ट की जान बचाने का उसने ये कहा था कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और मैंने तुम्हारी काफ़ी मदद की है, इसी वजह से मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, तुम यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन तुम इस ड्रग्स की तरफ कभी पहुँच ही नहीं सकते। जिसके बाद वॉल्ट यहाँ से निकल चुका था, और वॉल्ट के निकल के बाद जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल थे उसने वॉल्ट को एक नया काम सौंप दिया था, जहाँ पर जो टास्क फोर्स क्रिएट करी गई थी कैनेरा के डेथ के लिए, उस टास्क फोर्स को पूरी तरह से मिटा दिया गया, और उस टास्क फोर्स का जो भी काम था उस पूरे काम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। जिसके बाद वॉल्ट को अपनी वही रेगुलर पोस्ट मिली डीईए में बैठने की, जहाँ पर उसे इन पूरे ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन लेनी थी। अब जो 70 टन का ड्रग्स था वो पूरी तरह से मैक्सिको में आ चुका था, और मैक्सिको से ही वो अमेरिका ट्रांसफ़र हो चुका था। पहले 20 टन, जिसमें से पहले 20 टन एफबीआई के नज़र में आ चुके थे, और एफबीआई ने पहले 20 टन को पूरी तरह से अगवा कर लिया था। जिसके बाद इन 20 टन की अगवाई के बाद जब ये इन्फॉर्मेशन पाचो की तरफ पहुंचती है, तब पाचो इसके बारे में फेलिक्स से बात करने जाता है, जहां पर फेलिक्स का पाचो से ये कहना था कि तुम अब बर्बाद हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी का कारण यही है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मुझसे व्यवहार किया, इसी वजह से। और अमेरिका के जो ड्रग्स, मतलब जो ड्रग्स अमेरिका पहुंच चुके हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसी वजह से अगर तुम चाहो तो तुम ही इसे खुद संभाल सकते हो। जहाँ पर पाचो हंसते हुए ये कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि सिचुएशन अब पहले जैसे होने वाली है, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हो। जहाँ पर जिस बर्बादी की तुम एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, मतलब जो कामयाबी तुमने हासिल करी थी वो अब बर्बादी में तब्दील होने वाली थी। अब यहाँ पर फेलिक्स जो था वो एक मीटिंग प्लान करवाता है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सभी के साथ, लेकिन इस मीटिंग के पहले जिसने भी उसके ऊपर हमला करवाया था, मतलब फेलिक्स के ऊपर भी एक गोलीबार हमला हुआ था, जिसके बाद उसने ये डिसाइड किया था कि जो माचो के जो लोग हैं उन सभी को ख़त्म कर दिया जाए, उन सभी की फैमिलीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से इन सभी की फैमिलीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो माचो के लोग थे वो फेलिक्स के खिलाफ रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। इसी वजह से उसने माचो के जितने भी लोग थे उन सभी को ख़त्म करवाने के लिए अपने ड्राइवर का यूज़ किया था। अब माचो के जो ग्रुप का लीडर था उसके ग्रुप के लीडर के फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद उस ग्रुप में पूरी तरह से गुस्सैल वाला मूड आ चुका था, जिसकी वजह से इस गुस्सैल वाले मूड की वजह से जो बोर्ड मीटिंग फेलिक्स फिक्स करता है उस बोर्ड मीटिंग में वो लोग तो यहाँ से निकल जाते हैं, और उसी के साथ बेंजामिन के जो लोग थे वो भी यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि फेलिक्स
ने एक ऐसी बात कही थी जो शायद से काफ़ी बुरी थी, और ये बात थी कि वो अब कोकेन का धंधा वापस कंटिन्यू रखेगा और जितने भी तुम लोगों के टैक्स है वो सब बढ़ जाएंगे और उसके साथ हम कोलंबियंस के ऊपर राज करेंगे। और इस बात से जितने भी उन बोर्ड मीटिंग्स में प्लाजास इन्वॉल्व थे, यानी इन पूरे बोर्ड मीटिंग्स के यानी जो इन्वेस्टर्स थे फिलिक्स के, उन्हें प्लाजास के नाम से जाना जाता था, और जितने भी प्लाजास थे वो सब अलग थलग हो चुके थे, जिसमें सभी लोग शामिल थे और इन सभी लोगों ने अलग अलग धंधा शुरू करने का डिसाइड किया। अब यहाँ पर फिलिक्स जो था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जहाँ पर उसकी वाइफ भी उसे छोड़ के गई थी, क्योंकि उसने माचो के जो मेन लीडर की जो फैमिली है उसे ख़त्म कर दिया था, जहाँ पर उस ग्रुप लीडर के छोटे छोटे बच्चे भी थे, और उन बच्चों को ख़त्म करने की वजह से उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है, मतलब फिलिक्स को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और उसी के साथ फिलिक्स भी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उसका जो धंधा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। और तब जो FBI के एजेंट्स हैं वो फिलिक्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं, जहाँ पर फिलिक्स की अरेस्टमेंट होने के बाद जो भी फिलिक्स के जितने भी धंधे हैं उन सभी को बंद कर दिया गया था, और फिलिक्स को हमेशा के लिए एक उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी थी। अब यहाँ पर फिलिक्स से मिलने के लिए वॉल्ट, थोड़े दिनों के बाद वॉल्ट फिलिक्स से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर फिलिक्स जो था वो वॉल्ट से ये कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मुझे अरेस्ट करने के बाद तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत ये होने वाली है कि जितने भी अभी इंडिपेंडेंट ड्रग डीलर्स एक साथ काम कर रहे हैं मैक्सिको में, वो सब वापस एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। और अब जो नया लीडर आएगा, मतलब मेरे हिसाब से जो अब नया लीडर आएगा वो और कोई नहीं बल्कि अमेंडो होगा, क्योंकि अमेंडो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जुनून और काफ़ी ज़्यादा जुनूनियत है, इसी वजह से वही अगला लीडर बनेगा। लेकिन वो इस पूरी हालत को नहीं सुधार पाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से इसमें मरने वाला है। और उससे ऐसा जितने भी इंडिपेंडेंट धंधा में, मतलब जितने भी लोगों को मैंने एक साथ जोड़ा था वो सब अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। इसी वजह से ये इंडिपेंडेंट धंधा जो है वो बाद में चल के मैक्सिको के लिए ही एक बुरी बात होने वाली है, जिसकी वजह से तुम जितने भी DEA एजेंट्स मैक्सिको के लिए काम कर रहे हो उन सभी की डेथ होने वाली है। और मैं इस सबसे छूट चुका हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। और क्योंकि कैनेरा की मौत के लिए अगर तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो तो मैं उसके लिए दोषी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो उसे जानता तक नहीं था। एक्चुअली उसे मारने वाले मेरे लोग थे, ना कि मैं था, और मेरी तो मर्जी भी नहीं थी उसे मारने की, लेकिन फिर भी उसे मजबूरन मुझे ख़त्म ही करना पड़ा। अब यहाँ पर तुम लोग भी ख़त्म होने वाले हो, क्योंकि जितने भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स हैं वो सब अब पूरी तरीके से एक दूसरे से लड़ने वाले हैं, जिसमें काफ़ी DEA एजेंट्स का खून बहने वाला है। अगर तुम मुझे जेल नहीं करते तो फिर शायद से मैं इन सभी को जोड़ पाता था, लेकिन अब तुमने मुझे उम्र कैद की सज़ा दे दी है। इसी वजह से अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं सिर्फ बैठ के यहाँ पे तमाशा देखूंगा। और यहीं पर ही वॉल्ट जो था वो उससे ये कहता है कि कुछ भी हो जाए DEA के एजेंट्स पूरे हमले को रोक देंगे, और उसी के साथ तुम्हारे जितने भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स हैं उन सभी को भी ख़त्म कर देंगे। और यहीं पर ही इसका दूसरा सीज़न ख़त्म होता है। एक्चुअली ये पूरी जो स्टोरी थी ये एक्चुअली डाउनफॉल था फिलिक्स का, जहाँ पर मैकविल फिलिक्स जो पहले एक एक्स पुलिस ऑफिसर था वो कैसे मैरिजुना के धंधे से अपनी शुरुआत करता है, और फिर उसके बाद उसमें कोकेन भी ऐड करता है। लेकिन कोकेन के आते ही उसका धंधा डाउनफॉल में शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद वो इतना ज़्यादा गरीब हो जाता है, मतलब वो इतना ज़्यादा बर्बाद हो जाता है कि उसे जेल में ही उसका अंत हो जाता है और जेल में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर यार ये थी नार्कोस मैक्सिको सीज़न 2 की पूरी स्टोरी। ये स्टोरी एक्चुअली काफ़ी शॉर्ट में मैंने समझाई है, अगर आप चाहे तो इसकी पूरी सीरीज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर यार ये आपको सीरीज़ नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी, आप चाहे तो इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी थी इस पूरी वेब सीरीज़ की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी पार्ट कन्फ्यूजिंग लगा हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और उसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।